सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अदलिया, पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान लफ्जी जंग में तेजी आ गई है। आईनी मामलात पर इख्तलाफ राय की वजह से इदारों की अहम शख्सियात आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने तीनों स्टेट पिलर्स के कोलैप्स होने का बयान दिया था, जिसका फौरी जवाब स्पीकर कौमी असम्बली ने दिया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पे हमला है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस भेजने का इम्कान भी जाहिर किया है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी शिद्दत कम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दी है। क्या बातचीत से मसले का हल निकल सकता है या हालात किसी फैसला कुन इकदाम की जानिब बढ़ रहे हैं? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और हसन अयूब साहब जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। दोनों मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं, मेरा तो खैर ज़ाती तौर पे भी इन लोगों के साथ बहुत ताल्लुक़ है, इन अ वे कि मैं इन्हें बड़ा पसंद भी करता हूँ। अब ये तीनों गेस्ट जो हैं वो आज इस मामले पर अपनी राय देंगे। आई विल स्टार्ट विद यू बैरिस्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं, इसको क्या एक मुतासिरा फरीक का रिएक्शन समझें, इसको इग्नोर करें, इस बयान के असरात क्या होंगे, या इसको हम संजीदा लें? बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी अब आवाज़ आ रही है, सॉरी। जी, मैं ये कह रहा था, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स हैं, इसको हमें संजीदा लेना चाहिए, इस मसले को इग्नोर करना चाहिए, या एक मुतासिरा फरीक का रद्द-ए-अमल समझना चाहिए? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि जस्टिस कियानी इस सारे सिस्टम के अंदर जो 26वीं तरमीम के बाद और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो आर्टिकल 200 के नीचे ट्रांसफ़र किए गए हैं जजेस, और उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है जिसमें जस्टिस डोगर जो लाहौर से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद आए हैं, वो सीनियरिटी में नंबर 2 पे दिखाए गए पिछले 2 हफ्ते से। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि जस्टिस कियानी एक मुतासरा फरीक ज़रूर हैं 26वीं तरमीम के भी और इस आर्टिकल 200 वाली कार्रवाई के भी। लेकिन अफेक्टेड पार्टीज़ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, आप और मैं भी कर सकते हैं, सियासतदान कर रहे हैं, दीगर लोग कर रहे हैं। लेकिन जब एक जज इस तरह की बात करता है तो उसका वज़न थोड़ा सा फ़र्क है। एक जज साहब के सामने कॉन्स्टेंटली केसेस आ रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं, वो डायरेक्शंस पास कर रहे होते हैं, वो CDA हो, वफाकी इदारे, मुख्तलिफ इदारे हों, उनकी बेसिस के ऊपर उनके कुछ ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, कुछ ऑर्डर्स के अंदर डिफाइंस नज़र आ रही होती है। हमने माजी में देखा कि ख़ास तौर पे जो हेबियस कॉर्पस के ऑर्डर्स थे, जहाँ पे कोई शख्स मिसिंग था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको प्रोड्यूस करने के ऑर्डर्स दिए, तो बहुत दफ़ा दिए गए, इसके बावजूद लोग रिकवर नहीं हुए, जब हुए तो उनकी बड़ी तशवीशनाक हालत थी। इस सारे के बाद मेरा ख्याल है कि जस्टिस कियानी की ये बात करनी, इसके अंदर दो राय नहीं कि वो एक मुतासरा पार्टी हैं सारे झंझट के, लेकिन उनकी बात को इस वजह से इग्नोर नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज किसी का ख्याल है कि वो मुतासरा पार्टी है। राइट। दूसरी बात मैं इसमें गुजारिश करता चलूं, जो स्पीकर साहब की कार्रवाई है, मैं आता हूं। स्पीकर साहब वाली कार्रवाई एक अलग सवाल है, उसको अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पार्लियामेंट का रोल आ जाना है ना। फिर पार्लियामेंट ने अपनी एग्जिस्टेंस भी साबित करने की कोशिश की और असर्ट किया है वहाँ पे। मुझे ज़रा हाफिज़ साहब आप बताइएगा कि क्या किसी जज को इख्तियार है, जिसके अपने भी ग्रीवेंसेस हों, इस किस्म के कमेंट्स वो करें, रियासती इदारों को बुनियाद बनाकर इस तरह तनकीद करें कि जी अब तो हवा में मौलिक है, रियासत तो एग्जिस्ट नहीं करती उस तरीके से, तो इसको हमें इग्नोर करना चाहिए या संजीदा लेना चाहिए? योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बात करता है तो उसको सीरियस लेना चाहिए, चूँकि वो एक बड़े अहम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का रिवाइवल आया
और उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर चल रहा है कि जिसके अंदर जजेस चाहे हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन उनकी वो है कि जो आइन और कानून देता है, और वो ये है कि अगर आपके सामने कोई मामला आया है आपने उसका ही फ़ैसला करना है और उसके ऊपर आप किसी के फरीक के भी हक़ में फ़ैसला कर दे, आपको आइन इख्तियार देता है। लेकिन उससे बाहर जो ऑब्जर्वेशंस का एक ट्रेंड पिछले 12-14 साल से चल रहा है, वो इस तरह आगे निकल के आए कि उससे पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आपकी जुडिशरी है, चाहे आपकी एग्जेक्टिव है, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि और उसके बाद आपके जो दूसरे मीडिया के सर्कल्स के लोग हैं, जिसको अब ये कहते हैं कि एक सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है, वो सारे के सारे बुरी तरह शेकिंग की तरफ गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब जज कोई चीज़ बात करता है तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, चाहे उसका एक इम्पैक्ट मीडिया इम्पैक्ट आए, चाहे उसका रियासत के ऊपर या मुल्क के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट आए जिसके अंदर एक नेगेटिविटी का आंसर भी जाए, उस चीज़ के अंदर जाया जाए, और तीसरा इम्पैक्ट उस चीज़ के अंदर आता है कि आपकी वो प्रोसीडिंग जो है वो बाइस हो जाती है। मतलब जज का ये काम नहीं है कि जी मैं जाऊँ या आप जाएँ और हम प्री डिटर्मन हो कि ये जज हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा या जज जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा, या जज ये कहे कि पूरा निज़ाम इंसाफ यह है या पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स की तरफ चलेगा। मैं आप हम सारे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स जो इंसाफ की सीट पे बैठा हुआ है उसे अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, और दुनिया भर के अंदर है। आप देख लेना, हमारे सामने इंडिया की एग्जांपल्स है, हमारे सामने बरतानिया है, हमारे सामने अमेरिका है, हमारे सामने जो है आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी हेयरिंग देखते हैं जो आती है। हम जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर ऑब्जर्वेशंस आती हैं या ऑब्जर्वेशन से निकल के जो है हम इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक गैलरी के अंदर लेके जाना चाहते हैं, या उसके बाद ये है कि आपस के अंदर जब हेयरिंग कर रहे होते हैं, आपने रिजर्व सीट्स के अंदर देखा होगा कि जिसके अंदर ये है कि आपने वो एक दूसरे के खिलाफ ऑब्जर्वेशन सुनी, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के दुनिया की किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुनासिब नहीं है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, ग्रीवेंस अपना एक जगह है, डिसीजंस के अंदर एक दूसरे को जजेस टारगेट करते हैं ना। देखें, आपकी अपॉइंटमेंट हुई है आइन के नीचे, उस आइन को अमेंड किसने करना है? वो पार्लियामेंट ने करना है। अगर पार्लियामेंट एक प्रोसेस बना देती है ह्यूमनली जो है, वो तो आप कह सकते हैं कि जी शायद मेरा एहसास है, लेकिन आप उसको पब्लिकली इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, सुनाना कुछ और चाह रहे हैं। और वो लेवल आप देखें कि कल आपके चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मेरे तक चीज़ बाद में पहुंचती है तो मीडिया तक आगे निकल चल जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो कंसर्न या चीज़ों को एड्रेस करने की बजाय उन चीज़ों की तरफ जाया जा रहा है कि शायद वैसे मैं एक अर्ज करूं, ये हमारे चीफ जस्टिस साहिबान माजी में कई ये नहीं अच्छी चीज है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डिस्कशन को भी यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब, मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो पार्लियामेंट का रिस्पांस है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और क्या इससे आगे भी जा सकता है मामला? आपके पास क्या खबर है? और ये जो बयानिया एक ज़ाहिर है हम सियासी तौर पे तो देखते हैं कि रियासत हवा में तहलील हो गई, लेकिन कमिंग फ्रॉम हाई कोर्ट जज, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं उनको बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। वो एक आम शहरी नहीं है, बल्कि एक आईनी ओहदे पर बैठे हुई शख्सियत हैं, जो कि एक आईनी अदालत के जज हैं। जब उन्होंने बात की, और किससे मुतल्लिक बात की? पार्लियामेंट से मुतल्लिक बात की। अब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट का एहतराम जो है वो जजेस के ऊपर वाजिब है। और पार्लियामेंट के एहतराम क्यों वाजिब है? क्योंकि पार्लियामेंट क्रिएटर है तमाम इदारों का, और पार्लियामेंट ने ही क्रिएट किया है आपकी हाई कोर्ट को। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो इस हाई कोर्ट को रिमूव कर दे। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो इस हाई कोर्ट के मुकाबले में कोई नया कोर्ट जो है वो तश्कील दे दे। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के सामने आपको सरे तस्लीम खान करना होगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन माजी में हमारी सियासतदानों ने भी पार्लियामेंट को कमजोर होने दिया, और जजेस ने भी उनकी जो स्पेस थी पार्लियामेंट की उसको इनक्रोच करते रहे। कभी अदालती फैसलों के जरिए तशरीह के नाम पर आइन को रीराइट किया। तो ये वो चीजें हैं जिनको अंडू किया गया। वेयर आर वी हेडिंग? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं अभी? क्या मुझे जरा इससे थोड़ा आगे का खबर भी दें, बताएं, और कुछ जरा ये भी बताएं कि हम ये अभी मामला
ठंडा हो जाएगा वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द अपोजिशन, या ये कुछ चीज़ आगे बढ़ेगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जो 2 जजेस ने बात की है वो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट के ऊपर आपको पता है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या ये इस पे मिट्टी पाव हो जाएगा? नहीं, मिट्टी पाव बिल्कुल नहीं होगा। और जो राणा साहब ने जिक्र किया है 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो मेरे ख्याल से उससे पहले 2 हाई का नंबर आएगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसने अब एक्टिव होना है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक्टिव होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जज के ऊपर अगर इल्जाम दुरुस्त नहीं है तो उस इल्जाम को खत्म होना चाहिए। और अगर कोई शिकायत, कोई इल्जाम जज के ऊपर दुरुस्त मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, तो फिर उसकी वो फैसला भी होना चाहिए और जज को जज नहीं रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो है उसके इजलास भी होंगे, कार्रवाइयां भी होंगी, और कुछ ऐसे मौजूदीन जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से बढ़कर जो है वो एक्टिविज्म की तरफ गए और एक्टिविज्म से भी आगे बढ़कर फिर एक किस्म की जो है वो सियासत के अंदर जो है वो हिस्सा जो है लेने की कोशिश की, तो उनको कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं रहा, रमजान में ही आप देखेंगे कि इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो जाएंगी। जी, और साथ साथ आप दोनों जब और अपने आर्गूमेंट दे रहे थे तो हल्की हल्की मुस्कुराहट से काम चला रहे थे। अब ज़रा मुझे साद रसूल साहब ये बताइएगा कि आप भी यकीनन बात करना चाह रहे थे पार्लियामेंट की, मेरा सवाल भी साथ ले लें कि ये उन्होंने स्पीकर असम्बली ने एक हवाला दिया, उन्होंने कहा हमने 14 में भी देखा और ये 14 में 13 में 14 में भी हमने देखा कि पार्लियामान जाली थी, 18 में ओरिजिनल हो गई, फिर 24 में जाली हो गई, तो ये चीज़ें बंद करें। और आप अपनी ज़रा इस पर राय का भी इजहार करना चाह रहे थे। तो ये कन्फ्रंटेशन तो किसी सूरत बेहतर नहीं है। हम तो रोज़ सोचते हैं कि पिछले मैटर रिजॉल्व हो, एक नवा कट्टा खुल जाता है। आदिल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कन्फ्रंटेशन किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है। हमारे ये अपने इदारे हैं, खौ पार्लियामान हो, खौ जुडिशरी हो, खौ दूसरा इदारा हो, ये हमारे अपने इदारे हैं और इनके दरमियान जो इन फाइटिंग है, इसका किसी एक इदारे को फ़ायदा हो, किसी दूसरे इदारे को नुकसान हो, इससे बालातर हो के पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचता है, तो हम इस बात को बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। लेकिन जो बात आपको अभी हसन साहब ने की या हाफिज साहब ने अभी बताई, मैं सिर्फ उसमें एक छोटा सा पैबंद लगाता चलूँ कि आइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरफ की नहीं है। आइन पाकिस्तान में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है जो सिर्फ एक इदारे पे हों और दूसरे इदारे पे ना हों। हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का स्ट्रक्चर है वो तमाम इदारों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालता है। ये बात दुरुस्त है कि जज साहिबान को अपने जुडिशल ऑफिस के कॉन्डक्ट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जो दूसरे इदारों के ऊपर उंगलियां उठाएं। लेकिन मैं स्पीकर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि ये बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक जज किसी पार्लियामान के बारे में बात नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान के अंदर एक्सप्रेसली आर्टिकल 68 में बिल्कुल एक्सप्रेसली, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ये बात लिखी हुई है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामान में कोई डिस्कशन नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। ये आईन पाकिस्तान का एक्सप्रेस आर्टिकल है। ये कोई हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर बात नहीं कर रहे, कोई ऐसा एक्सप्रेस आर्टिकल नहीं है कि जज किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं कर सकता। हम सिर्फ जमहूरियत की तमद्दुन के लिए कह रहे हैं कि जज बात नहीं कर सकता, लेकिन पार्लियामान के लिए तो आईन पाकिस्तान, जिसको अभी हसन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो सबके लिए सुप्रीम है, उसमें एक्सप्रेसली लिखा है कि आप जज के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आप जरा प्लीज उठाइए ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जज पे डालना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, जज साहिबान को पार्लियामान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरा उठाएं ना पार्लियामान की तकारीर और बताएं कि कितने जजेस के बारे में पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बात हो चुकी है, जिसकी ना सिर्फ के जमहूरियत के आदाब में जिसकी इजाजत नहीं है, जिसके खिलाफ आइन की एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद है। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम देम, लेकिन मैं आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि मुझे जरा ये बताएं कि जब अगर हमारे कोई ऑनरेबल जज ये कहते हैं कि रियासत तो हवा में तहलील हो चुकी है, तो इन जनरल ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा बातचीत में इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ज़रा सेन वॉइसेस की बात कर रहा हूँ जो ज़रा मामलात को संजीदा तरीके से समझते हो। उन्हें इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप एक ऐसी रियासत के अंदर जज हैं जो हवा में तहलील हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी जज हैं, आप ख़ुद को उससे अलहदा भी नहीं कर रहे और निज़ाम तो ज़ाहिर है अपनी जगह पर है। इसका इंप्रेशन क्या जाएगा कि ये एडमिशन और फिर ये सामने जो हमारे सामने सूरत हाल है कि आप एक हवा में तहलील रियासत में जज भी हैं।
सॉरी आदिल भाई, इस तरह नहीं है, माजरत। रियासत की डेफिनेशन आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 7 में दी गई है कि रियासत क्या होती है। रियासत की डेफिनेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है। जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 7 में डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट है। और इसका वजह यह है, जिस वजह से जुडिशरी रियासत का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि जुडिशरी का काम है कभी कभी रियासत के खिलाफ फैसले देने का, किसी सिटीजन के हक में, किसी कंपनी के हक में रियासत के खिलाफ फैसले देने का। क्योंकि वो रियासत का हिस्सा नहीं होती, सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर स्टेट का हिस्सा नहीं होती जुडिशरी, आईन पाकिस्तान में तहरीर शुदा है, तो जुडिशरी एक अगर स्टेट डिसफंक्शनल भी हो जाए तो जुडिशरी उसका हिस्सा नहीं होती। जिसकी एग्जांपल्स हम बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे कि आपको याद है वर्ल्ड वॉर 2 में चर्चिल ने कहा कि इफ द कोर्ट्स आर स्टिल वर्किंग तो इंग्लैंड की एम्पायर कायम रहेगी, क्योंकि स्टेट का कोलैप्स, जुडिशरी का कोलैप्स नहीं होता। जुडिशरी स्टेट के इक़दामात को गलत भी कहती रहती है, उसके पास आईनी इख्तियार है कि कहे कि ये गलत है, ये इल्लीगल है, ये कानून ठीक नहीं है। ये आए दिन जुडिशरी का आइन के अंदर इख्तियार है, वो ये वाली बात कर सकती है क्योंकि वो स्टेट का हिस्सा नहीं। in reality our honorable judge is dealing with the state which does not exist. ये उनकी ओपिनियन है जी। ठीक जी, यहाँ तक जा सकता है मामला, क्योंकि आपने पहले भी इस पे बात की है। लेकिन वो आदिल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सच जो है वो गवर्नमेंट से डिफरेंट है और रियासत के सारे कंपोनेंट है। रियासत एक आपने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ये, बट वो तो रियासत को ही कह रहे हैं ना कि हवा में कोई इदारा, यही तो वो चीज़ है अब जिसके अंदर हम नहीं इस ठहर जाए ना, जो आर्टिकल 7 का जिसका वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि जो आपका प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करने का है, वो रियासत जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए भी करती है एग्जीक्यूशन, वो अपने एग्जीक्यूटिव के ज़रिए भी एग्जीक्यूट करती है, और वो उसके बाद जो है आपकी जुडिशरी भी जो है वो भी, चूँकि रियासत का एक आइन है, आइन के नीचे एक इदारा है, इदारे के नीचे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर एक का अपना अपना रोल उसके अंदर डिफाइन है। अब उस रोल के अंदर जो है, जो जब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, तो जब हम ये बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर जो है क्या बार बार जाना, अब मैं चंद आपको एग्जांपल्स देता हूँ उस चीज़ के अंदर आते हैं। नंबर 1, आप एग्जांपल्स देख लें कि दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर सुपीरियर जुडिशरी जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या इम्प्लाइडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशल ओवर रीच पे जाती है। यानी कि जो आपके आइन और कानून के अंदर लिखा नहीं हुआ, अदालत कहती है कि उसका मतलब ये निकलता है। अब वो मतलब आपको बताते, पहला मतलब ये है कि अगर पनामा की जजमेंट ले ली जाए तो पनामा के अंदर जो था वो अकामा का इशू नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 62(1)(f) के अंदर कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन करने का जिक्र नहीं है। रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे जरा सादा लफ्जों में, क्योंकि एक तो ये ना हम बड़ी टेक्निकल बहस कर रहे होते हैं, आप रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने किया। नहीं, कहीं आई आर्टिकल 63(a) की आई, बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड लॉ बेटर देन अस। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स ये ऐसे है कि फिर आप जो आपकी गुफ्तगू से मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूँ वो ये भी हो सकता है कि कल पार्लियामान कह दे चूँकि इस अदालत की रैंकिंग बड़ी ख़राब है, तो ये अदालत भी जो है वो हवा में तहलील हो चुकी है, तो लिहाजा हम जो है वो, इज दैट द केस? यानी कल पार्लियामान खड़ी होकर भी कह सकती है कि यार इस अदालत की तो रैंकिंग बड़ी ख़राब है, तो इससे हम क्या इंसाफ की उम्मीद है? देखें, चीज़ ये है कि रैंकिंग जो है, अगर रैंकिंग पे बुनियाद कर, तो ये जुडिशरी को नहीं पता कि हमारी रैंकिंग क्या है या हमारी डिलीवरेंस उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह अगर स्टेटमेंट्स पे चले तो पार्लियामान भी कल खड़ी होकर कह सकती है कि आपकी भी। देखें ना, पार्लियामान जो है उसका जो बुनियादी काम तो ये है कि जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया कि आप जजेस के कॉन्डक्ट पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जजेस का वो कॉन्डक्ट जो आइन और कानून या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर लिखा हुआ है वो कॉन्डक्ट है ना। अगर कॉन्डक्ट ही आप उससे बाहर लेके चले जाते हैं और आप चैलेंज करते हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके, तो उनको इतनी तो स्पेस देना कि कम से कम वो ये कहें कि वो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं डिस्कस कर सकते, बट क्या क्या नहीं हुआ। देखें ना कि आप वहां पे कॉन्डक्ट ऑफ अ जज है, अगर कॉन्डक्ट ऑफ अ जज जो है उस कोर्ट प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए या उस जजमेंट के कॉन्डक्ट के अंदर आए तो फिर बात ठीक है।
अगर जज वो अपनी चीज़ जो है अपनी राइटिंग के अंदर ही नहीं लिखता और एक स्टेटमेंट इशू कर देता है, तो क्या वो उसका कॉन्डक्ट का हिस्सा है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा आदिल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 10, 12, 14 साल से जो सारा प्रोसेस इस मुल्क के अंदर चल रहा है वो सारे का सारा इस चीज़ के अंदर चल रहा है कि हमने मीडिया या पब्लिक ऑप्टिक्स के अंदर जाना है, और वो पब्लिक ऑप्टिक्स जो है उसने डेफिनेटली पाकिस्तान की जुडिशरी को भी हार्म किया है, उसने डेफिनेटली पाकिस्तान के देकर इंस्टीट्यूशंस को भी हार्म किए। इससे रिट्रीव करना चाहिए। अब आप देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम आई, अब आईनी तरमीम के अंदर जज का क्या काम है या जुडिशरी का क्या काम है, वो ये कहे कि जी ये ठीक नहीं है, ये किसी लेटर की बुनियाद पे निकलता है, या इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए। क्विकली कोई कीजिएगा, मैंने हसन की तरफ जाना है। मैं जी हसन साहब से भी और हाफिज साहब से भी, मैं तो उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ हर चीज़ों से। खासतौर पे हसन साहब की बात से तो हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं करना चाहते। मेरा सवाल इतना सा है कि खास वजह आप उनके साथ बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करना चाहते? नहीं बिल्कुल, हमारा तो दोस्त है, हम इस वजह से नहीं करते। आप किस वजह से नहीं कर रहे? अदना सा शहरी हूँ इस मुल्क का। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है दोनों से कि बात बिल्कुल दुरुस्त की कि जो जजेस बात करते हैं जो जजमेंट के अंदर नहीं होती वो दुरुस्त नहीं है, तो क्या, और उनको कमेंट्स नहीं करने चाहिए, तो क्या इस बात को आप फाइज ईसा तक भी एक्सटेंड करते हैं या वो वाली ठीक थी? राइट जी, हसन अयूब साहब, योर टेक ऑन। जी, मैं एक बात करना चाह रहा था कि एक मोज़ेज़ जज साहब हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, दोनों वकील बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मैं तो लॉयर नहीं हूँ लेकिन मैं इन दोनों की जो है ना वो ऐसे गाइडेंस चाह रहा हूँ। दोनों भाई हैं माशाल्लाह, बड़े मंजे हुए वकला हैं पाकिस्तान मेरे पास टाइम कम है, मुझे आपकी राय चाहिए इस वक्त। अगर आपने इनकी राय ली तो फिर आपका टाइम गया। मैंने सवाल लाजमी कर, वकील हैं दोनों, इतना लंबा बोलेंगे कि एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, सवाल ये बताइए, वो कौन से इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने, जब इमरान खान साहब धरने में पार्लियामेंट हमला केस के मफरूर थे, जब पीटीवी हमला केस के मफरूर थे, उनको इस्लामाबाद हाई खिताब के लिए बुला लिया था 2014 में? बताइए वो होस्ट जो थे वो प्रेसिडेंट कौन से थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के? नाम बताएं उनका मुझे। आप में से दोनों को याद है कि वन लाइनर अगर जल्दी बता दें। आपको याद है? मुझे याद नहीं, बता दें जी। कौन था जी? बैरिस्टर साहब वन लाइनर अगर बता दें, टाइम कम है। नाम मालूम है दोनों को? मुझे याद नहीं है, जेन्युइनली मैं कोई गलत नाम नहीं लेना चाहता। हसन साहब बता दें, लेकिन मुझे लगता है कि हसन साहब का इशारा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ है। मैं यही कहने वाला था कि शायद कोई इमरान खान साहब के उस वक्त मोहसिन होंगे जिन्होंने अरेंज कराया होगा। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर इस तरह की कोई भी, अगर आपके ख्याल में कोई पॉलिटिकल इनकी तो या जब उनको एलिवेट किया जा रहा था ये बात तब होती, या जब कंफर्म किया जा रहा था तब होती, या आप 2009 में कर लें। इस बात को पार्लियामान की तकरीर के अंदर करना गैर मौजू है। 209 के आप जितने मर्जी रेफरेंस फाइल करें वो आपके पास कानूनी चारा है। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि एक सेकंड, आदिल स्पीकर ने कहा क्या है? स्पीकर ने ये कहा है कि जी हमारे जो कंसर्न्स हैं वो उन तक कन्वे कर दें कि पाकिस्तान के आइन के नीचे जितने भी इदारे हैं उन्हें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर स्पीकर ने ये स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जुडिशरी पे चढ़ दौड़े हैं या हम उस जज साहब के ऊपर जो है हमने कोई प्रिविलेज मोशन जो है वो कर दिया है। लेकिन सर उन्होंने दबे लफ्जों में एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 14 में भी हमने ये देखा कि पार्लियामान 13 वाली जाली थी और 18 वाली ओरिजिनल थी और 24 वाली पे जाली। देखे ना, वो एक ही है कि जब आप ये कह देते हैं कि हर चीज कोलैप्स की तरफ चली गई है, हर चीज कोलैप्स की तरफ चली गई है, तो वो उस, मेरा नहीं ख्याल कि उसका इस कॉन्टेक्स्ट ही आएगा। लेकिन आदिल बुनियादी तौर पे मैं आप साथ सबका इस चीज पे मौकफ है कि हमारी जुडिशरी को काम करते हुए अपने केस के ऊपर नजर रखनी चाहिए और इन्हें पब्लिक गैलरीज के अंदर या पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है बात नहीं करनी चाहिए। हसन साहब क्विकली जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि अब मैंने कंक्लूड करना है इसको। मुझे जरा ये है कि मेरे ख्याल से जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब एक ऑनरेबल जज हैं, उनको अपने जब तक वो उस मनसब के ऊपर मौजूद हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस को उनका एहतराम करना चाहिए बिकॉज द ऑनरेबल जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और उनको भी पार्लियामान का एहतराम जो है वो रखना चाहिए क्योंकि वो पार्लियामान है, वो मतलब यानी इस मुल्क का एक मुकद्दम जो है वो इंस्टीट्यूशन है। तो अब ये चीजें जो है बाहमी एहतराम कायम रहना चाहिए, लेकिन जब आप किसी की तस्दीक करेंगे तो जवाब फिर आपको मिलेगा। अब ये बुनियादी बात है, जैसे मैं आपकी इज्जत करूं तो आप मेरी जो है जवाब में इज्जत करेंगे, अगर मैं आपकी तस्दीक करूंगा तो फिर आपकी तरफ से मुझे अच्छा जवाब तो नहीं मिलेगा ना। तो वो स्पीकर साहब ने भी यही किया कि आपने पहले उन पर उंगली उठाई तो उसका उनको जवाब मिल गया है। मेरे ख्याल से तहम्मुल रहना चाहिए इन जजेस को भी और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी, बामी एहतराम का जो दामन है नहीं छोड़ना चाहिए। जी साथ साथ वन लाइनर बिकॉज़ मैंने कंक्लूड करना है सेगमेंट।
यू वांट? मैं बिल्कुल करता हूं कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रंटेशन किसी के हक में भी नहीं है। जुडिशरी को भी और पार्लियामान को भी मिलके पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है। अगर एक दूसरे के साथ खलिश है तो उसको किसी इंस्टीट्यूशनल तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए। मैं इस बात को थैंक यू सो मच बैरिस्टर साद रसूल साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब और हसन अयूब साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव की कोशिशों से मुल्क के ज़रई मंजरनामे में तब्दीलियां आ रही हैं। GCI के लॉन्च होने के बाद काश्तकारी के अखराजात में काफ़ी कमी हुई है, जबकि जो ज़रई पैदावार है उसमें एक हमें बड़ा इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस इकदाम की बदौलत 2024 में पाकिस्तान ने $4 अरब मालियत का चावल एक्सपोर्ट किया। ज़रई खुद किफ़ालत जो है उसका हुसूल पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का इशू बन चुका है। आबादी बढ़ने की जो मौजूदा रफ्तार है, अगर आप उसको देखें तो 2040 तक मुल्क की आबादी 30 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव जैसे इकदाम किए गए हैं। अब ये जो GPI के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कई हवालों से प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त 2.5 लाख एकड़ पर जारी कॉर्पोरेट फार्मिंग की आमदन का 40% सूबाई हुकूमतों, 40% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेयर किया गया है। इस इकदाम के तहत सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 1.5 सालों के दौरान 40,000 जॉब्स क्रिएट की गई हैं। अब जो प्रोपेगेंडा के बरक्स ज़रा कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करें तो उसमें जो 51 में से 50 कंपनीज हैं, ज़रा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ एक कंपनी का ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब से है, और ग्रीन इनिशिएटिव की बदौलत जो खाद और मयारी बीज की फरहमी है उसमें नुमायां तौर पर हमें बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि जैसे ये उठा के दे दिया गया है और किसी और के हवाले कर दिया गया, तो ये परसेंटेज मैंने आपके सामने रखी है। इस तमाम मामले पे मज़ीद हम डिटेल्स लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन हैं KASB के ग्रुप के, और उनसे ज़रा इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसकी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए? इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। और इसके ऊपर एक बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि ये उठा के पता नहीं किस किस को दे दिया गया, किन किन मुल्कों को दे दिया गया है। और इसकी ज़रा डिटेल हमें ये भी समझनी है कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इससे फ़ी एकड़ जो आपकी पैदावार है उसका में कितना इजाफा हो सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है? पहले ये समझना चाहिए कि ये जो SIFC के तहत कंपनी कायम की गई थी, जिसको GCI या ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव कहा जाता है, इसने किया क्या है इस पिछले 1 साल में, और वो इसलिए भी बेहतर होगा समझने के लिए कि जिससे कि एक आम काश्तकार है उसको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो वो एक LIMS के ज़रिए सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है सैटेलाइट बेस्ड वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि ज़मीन की जो अपनी पैदावारी सलाहियत है, जो उसमें पानी की ज़रूरत है, जो उसमें खाद की ज़रूरत है, उसको सही वक्त के ऊपर जो है कितना पानी चाहिए, उसकी ज़मीन की जो अपनी एक पैदावारी सलाहियत है उसके अंदर किस चीज़ से जो है उसकी पैदावार को बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातें जो है वो फार्मर को जो है पहुंचाई जा सकें। और आपको खुशी होगी सुनकर कि 1 लाख से ज़ायद फार्मर जो है ऑलरेडी उनके इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ जो इस सिस्टम से कायम की गई वो थी कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में सैटेलाइट के ज़रिए डीसिल्टिंग की गई। आपकी तमाम जो 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर पंजाब सूबे में जो नहरें थी उनको डीसिल्टिंग की जब की गई, तो आप ये समझें कि एक गोया जो 3 लाख एकड़ ज़मीन के मुताबिक जो पानी इस्तेमाल होता है वो उसकी सेविंग की गई, ताकि उससे जो है एक उसमें गुंजाइश पैदा हो सके कि पानी जो है वो उनमें आ सके, और ख़ासतौर पे अगर सैलाब का पानी भी जो है वो भी उन नहरों के अंदर जो है स्टोर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो अहम थी वो ये है कि एक पॉलिसी का एक निज़ाम जो है मुतय्यन किया गया कि आपको ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे आपके मुल्क में जो है अच्छा बीज दस्तयाब हो सके।
ऐसा बीज जो मेयारी भी हो और जिससे आपकी पैदावार जो है वो बढ़ भी सके, और जैसे दुनिया के और मुल्कों में पैदावार बढ़ी हुई है, अच्छा बीज इस्तेमाल करके और अच्छी जो है उसके अंदर इनपुट्स डाल के तो उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये 2.5 लाख एकड़ की जो एलोकेशन हुई है इनिशियली, उस एलोकेशन के नतीजे में, और ये 8 लाख एकड़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुहैया किया था। आपने ऑलरेडी बता दिया कि उसमें शेयरिंग किस तरह से की जाती है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो लोकल वहाँ की पॉपुलेशन को है। तकरीबन जो लोकल पॉपुलेशन को, एक तो रोड का पूरा एक नेटवर्क कायम किया गया है, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ मुल्क में पानी की ज़रूरत के हिसाब से जो हमारी जो आम तरीक़ाकार था फ्लड इरीगेशन का, उसकी जगह वहाँ पर ये लाजमी करार दिया गया है कि आप पिवट्स इस्तेमाल करें या ड्रिप इरीगेशन इस्तेमाल करें, ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो और पैदावार जो है वो सबसे बढ़ के हासिल की जा सकती तो ड्रिप इरिगेशन के लिए ज़ाहिर है हमें पता है कि खर्चा होता है काफ़ी, तो इसके ज़रिए क्या जो छोटे काश्तकार हैं उनकी कोई हेल्प की गई? नहीं, ये तो ड्रिप इरिगेशन और जो पिवट है, ये तो आपको मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बता रहा हूँ कि जो 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो एलोकेट की गई है उसके मुताबिक से है। लेकिन जो ड्रिप इरीगेशन के मुतल्लिक एक हुकूमत सिंध की भी, पंजाब की भी एक अलहदा पॉलिसी है। मसलन अगर आप उसमें कोई अगर आप ऑयल सीड की तरफ जाएं तो ऑयल सीड की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के सिलसिले में, खासतौर पे जैतून की आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ड्रिप इरीगेशन जो है वो 16 एकड़ के फार्मर्स को जो है मुहैया की जा रही है। तो वो प्रोग्राम जो है वो GCI के प्रोग्राम्स के अलावा हैं और उनके एक गोया अपनी इफादियत है। GCI जो है वो बेसिकली उसके नाम से जाहिर है ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, वो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे पैदावार बढ़ा सकते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। लेकिन उसका एक अमूमी फ़ायदा जो है वो उन लोगों को भी हो रहा है जो टेक्नोलॉजी को, ख़ासतौर पे जो LIMS की टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो पैदावार की कैफियत है पाकिस्तान में, जो पहले आपने कभी 10 से 12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती रही है, उसमें भी वाज़ह कमी होती नज़र आएगी। और पाकिस्तान कई एक ऐसी क्रॉप्स भी जो है जो पहले कभी, जैसे मसलन तिल है, तिल की पैदावार जो है इन पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ गई और सामने चाइना को जो है एक्सपोर्ट की जा रही है। इतनी तादाद में कभी पहले तिल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया गया था। और जब वहाँ पर कई एक इंटरनेशनल ऐसे इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में जिनका कल्चर मौजूद है, और उन्होंने अपने जॉइंट वेंचर्स को जो है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का जो GCI का उसको इस्तेमाल किया है। इसी तरह आपके पास कनोला की पैदावार के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं जो पाकिस्तान में ये तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि उनको जमीन दी जाए ताकि वो यहाँ कनोला जो है वो पैदावार कर सकें। थैंक यू सो मच। नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन के बता रहे थे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, कितना स्कोप है और एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं और कैसे आप इसको यूटिलाइज़ करके रिसोर्सेज को अपने जो है इस्तेमाल करके एक्सपेंडिचर को भी कम कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।